हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुक्ला क्लासेस में। आज हम लोग वर्ग 6 का जो विज्ञान का किताब है जिसका नाम है जिज्ञासा, उसका हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर का शुरुआत करने से पहले हम लोग एक श्लोक जो कि संस्कृत का श्लोक है उससे हम लोग पाठ का शुरुआत करेंगे। आइए शुरू करते हैं। श्लोक इस प्रकार है। छाया मनस्या कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थार्य वृक्षा सत्पुरुषा इव। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार से बड़े वृक्ष स्वयं धूप में रहकर भी छोटे छोटे वृक्षों को या व्यक्तियों को अपनी छाया प्रदान करते हैं, वे स्वयं अपना फल न खा करके वह दूसरों को देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वह क्या करते हैं, स्वयं दुख में रह लेंगे लेकिन वो हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में ही सोचते रहते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया हुआ है वो हमेशा दूसरों को ही देते रहते हैं। ठीक है, ये संस्कृत का श्लोक है, सुभाषित का। आइए अब हम लोग अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। एक एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे। सभी लोग मान लीजिए कि आप लोग अपने अपने क्लासरूम में बैठे हुए हैं। समय 10 बज रहा है। सभी लोग अपने अपनी आँखों को मात्र 30 सेकंड के लिए बंद करेंगे। जब आप लोग अपनी आँखें खोलेंगे 30 सेकंड बाद, तो मेरा प्रश्न यही रहेगा आप लोगों से कि जब आपने आँख बंद किया हुआ था, सारे लोग आँख बंद किए हुए थे, किसी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं सुनाई दे रहा था, तो आपने क्या फील किया, आपने क्या महसूस किया, आपने कौन कौन सी आवाज़ों को सुना, आपको क्या लगा? जैसे आपने पंखे की आवाज़ सुनी, बाहर चिड़ियों की चहचहाहट सुनी, किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी, जो खिड़की से हवा साए 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 करके आ रही है, आपने उन सब का क्या किया, आवाज़ सुना। मेरा प्रश्न आप लोगों से यही है कि एक पौधे में और एक पत्थर में क्या अंतर है? सारे लोग इस प्रश्न का हल ढूंढने का प्रयास करें। सारे लोग जवाब सोच के रखें अपना, और इस पाठ के अंत में मैं आप लोगों को बताऊंगा, या बीच में ही इस बात को ज़रूर मैं बताऊंगा कि एक पत्थर में और एक पौधे में क्या अंतर है। ठीक है, और एक और प्रश्न है कि जो भी वस्तुएं हमने आँख बंद करने में जिन जिन चीज़ों को सुना, तो क्या वो मृत वस्तु है या जीवित वस्तु है? जैसे मैंने पंखा का आवाज़ सुना, तो पंखा में जान है कि नहीं है? चिड़ियों की आवाज़ सुनी हमने, चिड़ियों में जान है कि नहीं है? फिर मैंने मोटर गाड़ी का क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल का आवाज़ सुना, उनमें जान है कि नहीं है? तो मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ, आप लोग इसको लिखिएगा, समझिएगा। आप लोगों को एक
चार्ट बनाना है जिसमें एक तरफ मृत वस्तुओं के बारे में लिखना है और दूसरी तरफ जीवित वस्तुओं के बारे में लिखना है। ठीक है, आइए अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर सजीव क्या होता है, तब हम जानेंगे कि ये विविधता फिर क्या होती है। सजीव जगत में विविधता है तो पहले हमारा ये जान लेना जरूरी होगा कि सजीव किसे कहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। वे सभी वस्तुएं जो भोजन करती हैं, उनमें वृद्धि होता है, सांस लेती हैं और कुछ कहने पर रिस्पॉन्स भी देती हैं। ठीक है, उसके बाद उत्सर्जन भी करती है, बच्चा पैदा भी करते हैं और गति भी करते हैं। ठीक है, उन सभी जो गुण सारे गुण जिन चीज़ों में, जिन वस्तुओं में पाया जाएगा या जिसमें पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सजीव कहेंगे। सजीव क्या कर सकता है, मैंने बताया, सांस ले सकता है, चल फिर सकता है। ठीक है, कुछ कहिएगा तो उसका उत्तर भी देगा, बच्चा पैदा भी करता है, उसमें उसके लंबाई में वृद्धि होगी, उसका विकास होगा और वो भोजन भी करेगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम मनुष्य हैं, हम सारी बातों को करते हैं, सांस भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते भी हैं, कोई हमें अच्छा कहे तो मुस्कुराते भी हैं और गाली दे तो गुस्साते भी हैं। उसके बाद हो गया गाय, जितने भी मनुष्य और जानवर हैं, पेड़ पौधे इसलिए सजीव हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो भी भोजन करते हैं, वो भी प्रजनन करते हैं। प्रजनन का मतलब कि बच्चा पैदा करना। या जैसे मान लीजिए कि आम का पेड़ है, उसमें आम का फल लगा, हमने आम को ला करके घर पे खा लिया और उसकी जो गुठली है उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने ज़मीन में बो दिया। तो ज़मीन में जब हम उसको बो देते हैं तो क्या होता है, तो होता है कि फिर उसमें से एक पौधा निकल जाता है। ठीक है, तो जब पौधा निकल जाता है तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया सजीव। उसके बाद चलते फिरते भी हैं। चलने फिरने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हवा चल रही है, तो जब हवा चल रही है तो उसकी डालियाँ क्या होंगी, वो भी चलेंगी, इधर से उधर, दाएं से बाएं, ऊपर नीचे, उनकी डालियाँ क्या होती रहती हैं, चलती रहती हैं। देखिए ये हमारे इस चित्र में सजीव कौन कौन हैं, तो सजीवों को यदि हमको घेरना हो तो हम सजीव घेर देंगे। देखिए ये हमारे टीचर हैं, वो क्या हैं, सजीव हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं क्या हैं, वो सजीव हैं। यहाँ देखिए मोर है, पंछी है, बंदर है, पेड़ पौधा है, ये सब क्या है, सजीव है। और निर्जीव किसे कहते हैं, जो न सांस लेता है, न चल फिर सकता है, न बोल सकता है, न हंस सकता है। ये देखिए निर्जीव वस्तुएं भी बच्चों के पास, जैसे देखिए एक बच्चा हाथ में कैमरा लिए हुए है। कैमरा क्या करता है, कैमरा बच्चा पैदा कर सकता है क्या, कैमरा सांस ले सकता है क्या, कैमरा बोल सकता है, नहीं। फिर ये देखिए इनके हाथ में किताब है, वैसे ही इनके हाथ में देखिए, इनके हाथ में भी क्या है, इनके हाथ में भी किताब है। ये बैग्स हैं, देखिए ये सभी क्या हैं, ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। ये न बोल सकती हैं, न हंस सकती हैं, न गा सकती हैं, न रो सकती हैं, न हंस सकती हैं, ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकती हैं। तो इन वस्तुओं को क्या कहा जाता है, इन वस्तुओं को निर्जीव की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हमारा हो गया सजीव किसे कहते हैं, सजीव के बारे में हमारा हो गया। अब दूसरा चीज़ है कि विविधता क्या होती है। ठीक है, विविधता का मतलब होता है
अलग अलग गुण, जैसे मान लीजिए कि इस संसार में सजीवों के बारे में चर्चा करनी है, क्योंकि सजीव में विविधता हमारे चैप्टर का नाम है। तो अब एक बात बताइए कि यदि आप पौधों को देखेंगे, कीटों को देखेंगे, पंछियों को देखेंगे और जंतुओं, तो पौधों में मान लीजिए हमने आम का पेड़ ले लिया, फिर कीट में हम लोगों ने टिड्डा, जिसको भगवान जी का सुग्गा हम लोग बोलते हैं, उसको ले लिया, पक्षी में मान लीजिए हमने गौरैया ले लिया, और जंतु में हमने हाथी ले लिया। क्या ये सारे चीज़ें एक जैसी हैं, या क्या उनके खाने पीने का तरीका, उनके रहने का तरीका एक ही है? जैसे मान लीजिए पशु में हमने ऊँट को ले लिया। ऊँट कहाँ रहता है? ऊँट रेगिस्तान में रहता है, जहाँ बालू वाली ज़मीन रहती है। क्यों? क्योंकि उसका पैर जो है गद्देदार होता है और वह रेत में बहुत आसानी से चल सकता है। यदि मान लीजिए वहाँ पे ले जाकर हम घोड़ा को दौड़ाएं, तो घोड़ा रेत में दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो नीचे का खुर होता है वह बालू में क्या हो जाएगा? धंस जाएगा, वह चल नहीं पाएगा। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ होता है, पोलर बियर, नाम सुना होगा आपने। पेंगुइन होता है जीव, जो कहाँ रहता है? वो बर्फीले इलाकों में रहता है। या मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। ठीक है। जलीय पौधे पानी में रहते हैं। यदि इलों को हम स्थल पर ला देंगे तो क्या हो जाएगा? ज़मीन पर ला देंगे तो ये मर जाएंगे। ठीक है। तो ये सभी विविधताएं पाई जाती हैं, अलग अलग गुण पाए जाते हैं। इनके रूप में, रंग में, रहन सहन में, खान पान में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको हम विविधता कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमारे आसपास जितने भी क्या हैं, पौधे और जंतुएं हैं, उनमें हम विविधता के बारे में खोज करेंगे। आइए यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं 3 चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे क्या क्या है? तो सबसे पहला नंबर पे है घास। घास है। घास के रूप में हम मोथा को भी ले सकते हैं, या हमारा जो दूब होता है जिसको दुर्वा बोलते हैं, हम उसको भी ले सकते हैं। फिर हमारे पास है पौधे में तुलसी का पौधा है। तुलसी के पौधे के बाद एक गुड़हल का फूल है, जिसको हम लोग देहात क्षेत्र में अड़हुल का फूल भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम है गुड़हल। ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को इनकी विशेषताओं के बारे में जानना है। तो सबसे पहले आते हैं, क्रम संख्या है और नाम है उसका, उसका तना कैसा होता है, पत्ती, फूल या कोई अन्य विशेषताएं यदि होंगी तो इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है सामान्य घास। तो सामान्य घास कैसा होता है जी? तो कोमल और पतला होता है। कैसा होता है? कोमल और पतला होगा। फिर पत्तियों की आकृति कैसी होगी? तने के भिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप से एक पत्ता निकलता है, यानी कि ऊपर की तरफ जो है, जैसे दूब है तो दूब में आप लोग देखते हैं पत्ता उसके तने से ही क्या होता है? सट करके निकला हुआ रहता है। और इसकी पत्तियां कैसी होती हैं? हरे रंग की पत्तियां होती हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 2 पे, तुलसी के बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं। तुलसी क्या होता है? इसका जो तना होता है वो कैसा होता है? कठोर और पतला होता है। ठीक है। इनकी जो पत्तियां होती हैं वह एक दूसरे से क्या होती हैं? एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, यानी जिस डाल में एक पत्ती होगी उसी डाल के सामने में उसकी दूसरी पत्ती भी होगी। इसको सम्मुख अवस्था बोलते हैं। ठीक है। और इसका फूल कैसा होता है? जब भी तुलसी का फूल होता है तो या तो वो गुलाबी रंग का होगा और नहीं तो बैगनी रंग का होगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, और आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं गुड़हल के बारे में। गुड़हल क्या होता है जी? फूल, अड़हुल का फूल। ठीक है। तो वो उसका जो नीचे का
पोर्शन जो होता है, या ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक जो उसका तना होता है, कैसा होता है? कठोर होता है। और इसकी पत्तियां कैसी होती हैं? पत्तियों के बारे में विभिन्न कोई भी चर्चा नहीं है, क्योंकि उसकी पत्तियों का कोई वो फिक्स नहीं होता है। पत्तियां उसकी जहाँ डाली होगी, जहाँ ब्रांचेज होंगे, तने से ही निकल जाती है। ठीक है। और इसका फूल कैसा होता है? तो गुड़हल का फूल कई टाइप के होते हैं। गुड़हल के फूल पीले, लाल, सफ़ेद भी आ रहा है फूल, तो इसके कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। और इसकी पत्ती भी कैसी होती है? इसकी पत्तियां भी अलग अलग कलर की होती हैं। ठीक है। अब आते हैं नंबर 4 पे, जिसका नाम है नीम। नीम कैसा होता है जी? नीम तो एक प्रकार का पेड़ है। ये सब जो थे वो पौधे थे, लेकिन नीम जो होता है एक विशालकाय पेड़ होता है। और इसका जो तना होता है वो कैसा होता है? कठोर और मोटा होता है। इसमें भी जो पत्तियां होती हैं वह तने से नहीं निकलती हैं, वह जिसको हम सीक बोलते हैं, उसका नीम का जो हिस्सा होता है, लास्ट हिस्सा, वहाँ पे ये डाली निकली होती है, और उसी में से पत्तियाँ इसकी क्या होती हैं? निकली होती हैं। वो भी कैसी होती हैं? सम्मुख कह सकते हैं एक प्रकार से। इसका फूल, कहीं कहीं इसका फूल भी देखने को मिलता है, और इसका फल जो होता है वो पीले कलर का होता है, सफ़ेद टाइप का इसका फूल होता है, और इसका फल जो है पीले कलर का होता है, तीता होता है उसका फल। एक बार हम लोग चेक किए थे, उसको खा के तीखा लगता है। ठीक है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो चिकनी सतह वाली होती है, मुलायम, एकदम छूने पे एकदम चिकना चिकना लगेगा। ठीक है। इन पौधों के बारे में तो हम लोगों ने जो चर्चा किया, ये क्या हुआ? ये विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अवलोकन था, जो हमारे पास विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जैसे घास, तुलसी, गुड़हल, नीम, जिनके बारे में अभी चर्चा हुई है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि जब हम लोगों ने इन पत्तियों का अवलोकन किया, तो पत्तियों के अवलोकन करने के बाद इनमें क्या क्या समानताएं पाई गई और क्या क्या विभिन्नताएं पाई गई। ठीक है। तो इसमें विशेषताएं हैं कि इसमें जो है लंबा अथवा छोटा, कठोर अथवा कोमल तना देखने को मिला हम लोगों को। जो उसका तना होता है, किसी पौधे का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का कठोर होता है, किसी का कोमल होता है। जैसे घास का कोमल हो गया। उसके बाद क्या था हमारा? उसके बाद था हमारा तुलसी का, तो इसका तो जो तना जो है कठोर होता है। वही घास का होता है वो एकदम कोमल बना रहता है। फिर दूसरा है विभिन्न आकृतियों की पत्तियां और तने पर पत्ती का अभिविन्यास। जो तना होता है उस पर पत्तियां किस प्रकार से बनी होती है वो भी इसमें है। फूलों के रंग, आकार और सुगंध में भिन्नता। जैसे मान लीजिए कि गुलाब का फूल है, उसका सुगंध अलग होगा। चमेली का फूल है, उसका सुगंध अलग होगा। गुड़हल का फूल है, उसमें क्या होता है? और ये सभी फूल जो हैं आकृति और आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया अभी कि जो पौधे होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनका जो है उनमें आपसी विभिन्नताएं किस प्रकार की होती हैं, मैंने उसके बारे में बताया आप लोग को, आपने जानने का प्रयास किया। फिर दूसरा हमारा है कि हमारे आसपास जो विद्यमान जीव जंतु हैं उनके विशेषताओं का हम लोग क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे कि उनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं या एक समान होते हैं। ठीक है। आइए इसके माध्यम से समझते हैं। पहला हमारा दिया गया है कौवा। कौन है? कौवा। कौवा कहाँ रहता है? तो कौवा रहता है पेड़ के ऊपर। और क्या खाता है? तो अनाज खाता है और कीट पतंग को खाता है। ठीक है। और कैसे चलता है? या तो ये चलता है और नहीं तो उड़ता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का इसका माध्यम क्या है? या तो ये चल के जाएगा और नहीं तो ये
उड़ के जाएगा। दोनों तरीक़ों से चलता है, उड़ता भी है और चलता भी है। ठीक है। इसका कोई अन्य विशेषता, इसका अन्य विशेषता यही है कि यह चोंच में टहनी को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। ठीक है। यानी कि जब इसको घोंसला बनाना होता है कौवा को, तो क्या करता है, वह जगह जगह से लकड़ी के टुकड़े को, टहनियों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद अपना घोंसला स्वयं बनाता है ये। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है चींटी। चींटी को तो सब लोग देखे होंगे, अभी बच्चे सब जो है चींटी को, और उसका बड़ा भाई जो चीटा होता है उसको मार डालता है सब। क्यों? क्योंकि बच्चों को उनको मारने में पता नहीं एक तरह का अलग आनंद आता है। ठीक है। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जो भी बच्चे होते हैं एक दो बार उनको काट भी लिया होगा बड़ा वाला चीटा, फिर भी वह जब मिलता है उन लोगों को मार डालने और या मसलने का प्रयास करते हैं। चींटी कहाँ रहती है जी? मिट्टी में एवं बिल में रहती है। कभी कभी तो चीनी के डिब्बे में भी घुस जाती है, सब जहाँ मिठाई का डब्बा रहता है वहाँ भी घुस जाती है। इसका कोई फिक्स वो नहीं कि यहीं रहेगी, लेकिन उसका ये है कि वो मिट्टी में रह सकती है या बिल में। और भोजन क्या करती है? वह पत्ती खाएगी, बीज खाएगी, कीट खाएगी। घर में जो भी खाने का सामान रहता है, काजू, बादाम, पिस्ता, सारे चीज़ों को ही खा जाती हैं। और इनमें क्या खासियत है? इसके 6 पैर होते हैं। पाद का मतलब होता है पैर। चींटी के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। ठीक है। ये इसकी खासियत है। ठीक है। आइए अब हमारा अगला जीव है, जंतु है, जिसको हम लोग गाय बोलते हैं। गाय माता। गाय कहाँ रहती है? गाय के रहने का स्थान उसके मालिक के ऊपर निर्भर करता है। या तो उसको पक्के मकान में रखता है, या उसको टाटफूस में, या उसको एल्वेस्टर में, कहीं भी इसको रख सकता है। और क्या खाती है ये? घास खाती है, पत्ती खाती है, भूसा खाती है, हरा चारा खाती है। गति कैसे कर सकती है ये? गति या तो चलती है या नहीं तो दौड़ती है। इसकी विशेषताएं कुछ नहीं है। इसकी विशेषताएं 4 पैर हैं। तो 4 पैर और भी जीव हैं जिनके 4 पैर होते हैं, इसलिए इनकी विशेषता आगे नहीं बताएंगे। अब देखिए, हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा, कौवा, चींटी, गाय। क्या इनमें कोई समानता है? कोई समानता नहीं है। सब क्या हैं? विभिन्नताएं हैं। ठीक है। और अगला चीज़ हम लोग देखते हैं कि ऊंचाई और तने की प्रकृति के आधार पर पौधों के समूह, जो पौधे होते हैं उनकी ऊंचाई, तना के प्रकृति के आधार पर उनको कई वर्गों में बांटा गया है। वृक्ष, झाड़ी, शाक, क्रीपर, ये सब क्या हैं? इनके जो है विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण किया गया है इनको। तो हम लोग जानेंगे कि किनको वृक्ष कहेंगे, किसको झाड़ी कहेंगे, किसको शाक कहेंगे। ठीक है। किसको क्लाइंबर कहेंगे, किसको क्रीपर कहेंगे। तो बारी बारी से पहले हम लोग यहाँ जान लेते हैं। तो पहला है हमारा आम। आम क्या है? आम की जो ऊंचाई होती है वो ज़्यादा होती है, वो ऊंचा होता है। ठीक है। तना का प्रकृति होता है भूरा, कठोर और मोटा होता है। या भूमि के निकट होते हैं? तो नहीं, या भूमि के ऊपर होते हैं। तने के इनका जो शाखा होता है वह कहाँ होता है? तने के ऊंचाई पर होता है। तना से ही शाखा क्या होती है? निकलती है। तो इस प्रकार के जो पादप होंगे उनको हम वृक्ष की श्रेणी में रखेंगे। जो ऊंचा होगा, भूरा होगा, उसका तना कठोर होगा। ठीक है। और तना मोटा होगा। तो इस प्रकार के जो भी पेड़ पौधे होंगे उसको हम वृक्ष की श्रेणी में रखेंगे। क्या रखेंगे? वृक्ष की श्रेणी में, ट्री के श्रेणी में। उसके बाद दूसरा है गुलाब। गुलाब कैसा होता है? यह न ज़्यादा बड़ा होता है न ज़्यादा छोटा होता है, मीडियम आकार का होता है। इसका तना जो होता है वह भूरा होगा
कठोर होगा और पतला होगा। आप लोगों ने गुलाब का फूल लगाया है, मैंने तो लगाया है लाल गुलाब, सफ़ेद गुलाब, ठीक है, पीला गुलाब, ये सब क्या हैं। और उसका कैसे उसको लगाते हैं, उसके तने को काट लेते हैं, काटने के बाद उसके नीचे वाले पार्ट को, जिसको नीचे डालना है, उसको नीब के जैसे नुकीला बना लेते हैं, उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं और तब उसके सर के ऊपर थोड़ा सा गोबर लेकर के लगा देते हैं। सो गर्मी के कारण उसमें से पत्ता वगैरह निकलने लगता है। और शाखाओं का प्रकटन कहाँ होता है भाई, तो शाखाओं का प्रकटन भूमि के निकट होता है। हाँ, सही बात है, ठीक है। तो इस प्रकार के पादप को हम झाड़ी कहते हैं, ठीक है। आगे भी बताएंगे। टमाटर कैसा है, तो टमाटर छोटा होता है, टमाटर लंबाई में छोटा होगा, तना इसका हरा होगा, इसका जो तना होता है वह कोमल होता है, तुरंत उठाने पर टूट जाएगा, ज़्यादा थोड़ा सा उस पर दबाव पड़ेगा तो। और कैसा होता है उसका तना, पतला होता है और हमेशा तो ये भूमि के निकट ही रहता है, ठीक है। इस प्रकार के पौधों को हम शाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं। अब आइए, नीचे दिया गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिया है कि कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे, कठोर, भूरे और लकड़ी जैसे होते हैं। इनकी शाखाएं भूमि से दूर और तने की कुछ ऊंचाई से निकलना प्रारंभ होती है। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। ये सारे गुण देखिए, इसमें क्या है, इसका जो तना है यह कैसा है, यह मोटा है, भूरे रंग का है और इसकी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज, वह ज़मीन से क्या है, ज़मीन से ऊपर हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रकार के जो पौधे दिखाई देंगे उसको क्या कहेंगे, उनको वृक्ष कहेंगे। झाड़ी किसको कहेंगे, झाड़ी देखिए, इसमें झाड़ी में भी तना क्या होता है, कठोर होता है, पतला होता है, लेकिन ज़मीन से निकला हुआ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के पौधों को हम झाड़ी कहते हैं। शाक किसको कहेंगे, शाक उसको बोलेंगे, ठीक है, वो ज़मीन से निकला, इसके तने जो होते हैं वह मुलायम होते हैं, कठोर नहीं होते हैं, मुलायम होते हैं, ठीक। और यह छोटा भी होता है। कैसा होता है टमाटर का पौधा, छोटा होता है, ठीक है। और इसमें और क्या होता है कि इसकी शाखाएं ज़मीन से प्रकट होती हैं। इसका जो तना है वह पतला होता है, हरा रंग का होता है, कोमल भी होता है। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनको हम लोग किस में रखते हैं, शाक में रखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है झाड़ी किसे कहते हैं, झाड़ी उनको कहते हैं ऐसे पौधे जो वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका तना लकड़ी के जैसा होता है। वो भूमि के निकट के शाखाओं के रूप में निकलते हैं। इनका तना कठोर होता है, लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते, इनको झाड़ी कहा जाता है। तो गुलाब के पौधे मैंने बताया कि यह छोटे होते हैं, इनका तना कठोर होता है, ठीक है। और क्या क्या होता है, इनमें शाखा भी निकली रहती है, जैसे गुलाब का फूल, वो झाड़ी का उदाहरण है। अब आइए, शाक में हमने टमाटर देख लिया। अब आगे आइए, कुछ पौधे जो होते हैं वह इतने दुर्बल होते हैं कि उनको चढ़ने के लिए किसी की आवश्यकता होती है, सहारे की ज़रूरत होती है। उस प्रकार के पौधों को हम क्लाइंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लाइंबर। क्लाइंबर जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया हमारा लौकी, लौकी कह सकते हैं हम। अब कि जो क्लाइंबर होते हैं उनको सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग देखते हैं मनी प्लांट, मनी प्लांट आप लोगों ने देखा है। मनी प्लांट बहुत दुबला होता है, यदि उसको किसी सहारे की आवश्यकता, सहारा न दिया जाए तो वह ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा। और एक होता है मटर, मटर आप लोगों ने देखा होगा, वो भी बिना सहारे का नहीं चढ़ता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्लाइंबर कहते हैं। तो क्लाइंबर में कौन कौन से आएगा, मनी प्लांट आ जाएगा,
मनी प्लांट और दूसरा आ जाएगा मटर। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलते हैं जिसको हम विसर्पी लता या क्रीपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीपर। तो क्रीपर में क्या आ जाएगा? कद्दू आ जाएगा, कद्दू। उसके बाद आ जाएगा तरबूज आ जाएगा, तरबूज आ जाएगा। इसके बाद से खीरा भी आ जाएगा, खीरा आएगा, ककड़ी भी आएगा। यानी जो नीचे की तरफ फैलते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम बोलते हैं विसर्पी लता या क्रीपर। ठीक है। क्लाइंबर के कुछ और भी उदाहरण है मेरे पास। एक है अपराजिता। अपराजिता जो है फूल है। क्या है नाम इसका? अपराजिता। अपराजिता का फूल जो है नीले कलर का होता है। भगवान शंकर के ऊपर उसको चढ़ाया जाता है। बहुत लोगों के घर में अभी के समय में अपराजिता का फूल बोया जा रहा है। ठीक है। और चमेली भी है। जो चमेली का फूल आप लोग तोड़ते हैं, चमेली, चमेली भी एक प्रकार का क्या है? चमेली भी एक प्रकार का आरोही लता है। ठीक है। चमेली भी क्या है? एक प्रकार का क्लाइंबर है, आरोही लता है। ठीक है। और मैंने विसर्पी लता क्रीपर का भी उदाहरण दे दिया। लौकी हो गया, कोहड़ा हो गया, भतुआ हो गया, और क्या क्या है? और हम तरबूज भी कह सकते हैं, खरबूज भी है, ककड़ी भी है। सब जो नीचे की तरफ फैलता है सबको क्या बोलते हैं? सबको बोलते हैं क्रीपर। ठीक है। आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि विभिन्न प्रकार के जो पत्तियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें एक बताया गया है, चर्चा किया गया है, आकृति और संरचना में ये पत्तियाँ भिन्न दिख रही हैं। किसमें? आकृति देखिए, यह जो है गोलाकार है थोड़ा, ये लंबा है, चौड़ा है, और यह कैसा है? पतला है। ठीक है। फिर इसके नीचे चर्चा किया गया है सिरा विन्यास। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त गुड़हल की पत्ती, समांतर सिरा विन्यास युक्त केले की पत्ती और समानांतर सिरा विन्यास युक्त घास की पत्ती। तो आखिर ये सिरा विन्यास है क्या? सबसे तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि यह सिरा विन्यास है क्या। तो सिरा विन्यास से हमारा मतलब है इन पत्तियों के ऊपर डिजाइन से, देखिए इन पत्तियों के ऊपर ये डिजाइन बनी हुई है, यही क्या कहलाती हैं? ठीक है। पत्तियों का जो फलक होता है उस पर सिराओं तथा सिरिकाओं की व्यवस्था या डिजाइन को हम क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है। यह दो प्रकार का होता है, जालिकावत सिरा विन्यास और समानांतर सिरा विन्यास। देखिए समानांतर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पत्ती है। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। ये देखिए ये पत्ती, इसमें देखिए यह ऐसे ऐसे, जैसे आम का पत्ती हम बनाते हैं, आम का पत्ती ऐसे ही बनता है। देखिए ध्यान से इसको, ये ऐसे रहता है और हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे इस पर देखिएगा डिजाइन बना रहता है। तो इस प्रकार का जो डिजाइन है इसको हम जालिका रूपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जालिका रूपी सिरा विन्यास। वो जो मैंने बताया था वो क्या था? जालिका रूपी सिरा विन्यास। और एक होता है समानांतर सिरा विन्यास। जैसे देखिए ये हमारा पत्ता है किसका? ये हमारा पत्ता है केले का। एक मोटी सी डंठल होती है, इसमें एकदम सीधी सीधी लाइन टाइप की होती है। यानी ये कैसा है? यहाँ से है, यहाँ से। ये देखिए बीच का जो लाइन है ये इसका डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग किया हुआ है। तो एक लाइन यहाँ जाएगा तो एक लाइन यहाँ जाएगा, फिर ऐसे होता है। या आप लोग देखे होंगे पत्ती किसका? घास का पत्ती। घास का जो पत्ती होता है, घास का जो ऐसे पत्ती होता है, इसमें ऐसे लंबे लंबे
धारियाँ दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार के धारियों को हम क्या कहते हैं? समानांतर सिरा विन्यास युक्त घास की पत्ती, ठीक है, या सिरा विन्यास युक्त पत्तियाँ। आगे बढ़ते हैं कि पौधों की जो जड़ें होती हैं, पौधों की जड़ें, तो जड़ों के बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ देखिए 2 पौधे दिखाए गए हैं। एक पौधा है हमारा सरसों का, किसका पौधा है? सरसों का। और दूसरा है हमारे घास का पौधा। और इनकी जड़ों को ध्यान से आप देखिए, ये इस प्रकार की जो जड़ें हैं, मोटी मोटी जड़ें, ऐसे 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 ऐसे, इनको हम मूसला जड़ तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूसला, ठीक है। और जो घास में ऐसे ऐसे नीचे की तरफ होती है, इसको बोलते हैं झकड़ा। क्या बोलते हैं? झकड़ा। जैसे मूज ओजा के यहाँ मूज का पौधा होता है, जिसको लोग खर भी बोलते हैं। यदि आपने गांव में किसी व्यक्ति का देखा होगा कि झोपड़ी का घर होगा, तो इसी खर के माध्यम से उसको क्या किया जाता है? छत बनता है उसका, या उसका दीवार, जो भी कर सकते हैं, वो बनता है। तो जो पौधे होते हैं उनमें 2 प्रकार का जड़ पाया जाता है। एक तो हो गया मूसला जड़ और दूसरा हो गया झकड़ा या रेशेदार जड़ तंत्र, ठीक है। आइए आगे की तरफ चलते। यहाँ पे दिया गया है पत्तियों के सिरा विन्यास और जड़ों के प्रकार, यानी किन पौधों में किस प्रकार की पत्तियाँ पाई जाती हैं, यानी पत्तियों की सिरा विन्यास किस प्रकार के होते हैं और इनके जड़ भी किस प्रकार के होते हैं, इनमें हम लोग को चर्चा करना है। तो पहला दिया है लेमन ग्रास, यानी लेमन घास। इनका पत्तियों का कैसा होता है? सिरा विन्यास समानांतर होता है, और जो इनके जो जड़ होते हैं वह झकड़ा होते हैं, यानी रेशेदार होते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप लोग अपने इच्छानुसार और 1-2 पौधे का नाम और उनके पत्तियों में किस प्रकार का विन्यास होगा और उनका जड़ किस प्रकार से होगा, इसको आप लोग ढूंढ के लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होता है, ठीक है। एक बीजपत्री का मतलब होता है कि इससे पहले हम लोग ये जान लें कि आखिर बीजपत्री होता क्या है, ठीक है। बीजपत्र को इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो बीजपत्र होता है या बीजपत्री जो होता है, पत्री को समझते हैं कि बीजपत्री जो होता है वो पौधों के बीज के भीतर मौजूद भ्रूण का एक भाग होता है। क्या करता है यह बीज के अंकुरण के समय विकसित होकर के पौधे का पहला पत्ता बनता है और नन्हे पौधों को बढ़ने के लिए भोजन व पोषण देता है, ठीक है। और इसके आधार पर बीजों के इन्हीं संख्याओं के आधार पे इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री में आएंगे गेहूँ, चावल, मक्का, ये सब क्या है, यह एक बीजपत्री है। और 2 बीजपत्री में हमारा आएगा चना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। द्विबीजपत्री में हमारा आएगा चना और मटर, ठीक है। और बीजपत्र का काम क्या क्या है, तो सबसे पहला काम है पोषण देना। इनका बीजपत्री का काम क्या है, पोषण देना, इनको पौधों को पोषण देना। और दूसरा क्या है, पहला पत्ता बनना, पहला पत्ता बनना। ये जो बीजपत्री है वही क्या करता है, पहला पत्ता बनता है, ठीक है। एक बीजपत्री में मैंने बताया कि गेहूँ, चावल, मक्का, मकई, घास, ये सब क्या है, एक बीजपत्री है। चना, मटर, राजमा, ये सब क्या है, ये सब द्विबीजपत्री है, ठीक है। एक बीजपत्री को काटी
लीडन कहा जाता है। एक बीजपत्री को काटिलीडन और दो बीजपत्री को डाइकाटिलीडन्स बोलते हैं। डाइकाटिलीडन्स जो है इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि आप पौधों में पत्ती के सिरा विन्यास, जड़ के प्रकार और बीजों में बीजपत्रों की संख्या में परस्पर क्या संबंध देखते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है और उसका मूसला जड़ तंत्र होता है, जबकि जब एक बीजपत्री पौधों में समानांतर सिरा विन्यास और जकड़ा जड़ तंत्र होता है। जब भी आप जो है मक्का का, यदि अभी मक्का का मौसम चल रहा है तो आप लोग जाके मक्का को देखिएगा। ये यदि मक्का का पौध है तो इसमें ऐसे 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 जकड़ा नुमा उसका जड़ निकला रहता है। ठीक है, गेहूं का भी ऐसा ही होता है। ठीक, और किसका होता है, और घास का भी होता है, मकई का भी होता है, धान का जो भी होता है। धान जब आप लोग बोएंगे तो जो उसका, अभी धान बुआ रहा है ना जी, जब धान कटाएगा तो देखिएगा, यदि उखाड़िएगा उसको तो ऐसे ऐसे जकड़ा नुमा उसका जड़ मिलता है। ठीक है, वही कह रहा है कि जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनमें जालिका रूपी सिरा विन्यास मिलता है, और जबकि एक बीजपत्री में समानांतर सिरा विन्यास और जकड़ा जड़ तंत्र हमको मिलता है। ठीक है, अब आते हैं जंतुओं का समूह बनाना है। विभिन्न प्रकार के जंतुओं का समूह बनाना है, तो यहाँ पे कुछ जंतुएं दी गई हैं। देखिए इस चित्र में विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में दिखाया गया है। तो यदि हम देखते हैं तो क्या क्या है, गाय है, तितली है, उसके बाद क्या है, ये ऑक्टोपस है। ठीक है, ये छोटा उसका ऑक्टोपस, ये छोटी मछली, बड़ी मछली है। ठीक, मेढक है, सांप है, कछुआ है, फिर दरियाई घोड़ा है। ठीक है, चिड़िया है। ये सब क्या है, ये सभी जंतु हैं, जीव जंतु हैं। तो इनका जो है, इनको हम अलग अलग करेंगे। अलग अलग कैसे करेंगे, तो देखिए कुछ तो जीव जंतु है जो पानी में रहता है, और कुछ जीव जंतु जो है कहाँ रहता है, वह स्थल में रहता है। ठीक है, कुछ इसमें से जीव जो है मांसाहारी होगा, कुछ जीव इसमें से शाकाहारी होगा। कुछ जीव का पैर नहीं होगा और कुछ जीव पैर वाला होगा। कुछ दौड़ के भाग के जाते होंगे तो कुछ रेंगते हुए जाते होंगे। यानी इनमें अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, विशेषता पाई जाती है इनमें अलग अलग। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको सूचीबद्ध करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा जंतुओं की गति और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग। यानी कि ये जो हमारे जंतु हैं वह किस प्रकार से गति करते हैं और गति करने के लिए उनको किन किन अंगों का सहारा लेना पड़ता है, हम लोग अब इसके माध्यम से पढ़ेंगे, इसके बारे में जानने का प्रयास। सबसे पहले चींटी है। क्या है, चींटी। तो चींटी कैसे गति करती है, चलते हुए। और उसको गति प्रदान करने के लिए कौन से अंग कार्य करते हैं, तो जो उनकी टांगें हैं वो क्या करती हैं, गति प्रदान करती हैं। और हमारा अगला जो जंतु है उसका नाम है बकरी, गोट। बकरी कैसे गति करती है जी, वो या तो चलती है नहीं तो कूदती है। और चलने कूदने के लिए किसका सहारा लेती है, टांगों का। उसके बाद है कबूतर। कबूतर एक पंछी है, वह चलता भी है और उड़ता भी है। और चलने के लिए उसके पैर हैं, उड़ने के लिए पंख है। उसके बाद मक्खी है। मक्खी भी चलती है, उड़ती भी है। चलने के लिए पैर चाहिए, उड़ने के लिए पंख चाहिए। मछली क्या करती है, मछली चलती नहीं है, तैरती है। और तैरने के लिए उसका डायना बना होता है। ठीक है, वैसे आप जो है और भी जैसे सांप है, मेढक है, अन्य प्रकार के जीव जंतु हैं, उनके भी बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं।
ठीक है। एक महान वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक से जिनका नाम है जानकी अम्माल, ये अब हमारे बीच नहीं है। इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1897 में, और मृत्यु हो गया 1984 में। बहुत साल हो गया, लगभग 50 साल के करीब होने वाला है। 84 और अभी चल रहा है 2026, 42 साल के लगभग। ये कौन थी? जानकी अम्माल का कुछ परिचय है, जान लेते हैं। जानकी अम्माल का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था और 1984 में इनका देहांत हुआ था। ये कौन थी? यह एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित रहती थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारत के पौधों के समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने में सहायता की। ठीक है, जितने भी भारतीय पेड़ पौधे हैं इनको कैसे समृद्ध बनाया जाए, इनमें किस प्रकार की विभिन्नता पाई जाती हैं, इनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, इसी के बारे में इन्होंने लेख लिखा। इन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली केरल में है, शायद केरल में ही है। साइलेंट वैली केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ पाई जाती है? केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ना, उसके पश्चिमी घाट पर स्थित है। ठीक है, यह जैव विविधता का अनूठा संग्रह यहाँ पे है। यहाँ सदाबहार वर्षा वनों के लिए यह जाना जाता है, यह चीज़। ठीक है, तो साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में इनकी भूमिका बहुत थी। इन्होंने इसके लिए बहुत सारा प्रचार प्रसार भी किया था। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख के रूप में इन्होंने भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन्होंने क्या किया कि जो पौधों की विविधता है उसको एक जगह लाने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और इनके सफलता की कहानी देख लेते हैं। यह केरल के पलक्कड़ जनपद के एक जंगल की वास्तविक कहानी है। यह अछूते सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आमजनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादक को पत्र, समाचार पत्रों में लेख, सेमिनार और अंत में न्यायालय में याचिकाएं डाली और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? साइलेंट वैली को बचा लिया। यानी कि साइलेंट वैली को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ा था इन महानुभावों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की जो जंतुएं होती हैं, देखिए उदाहरण के रूप में बकरी को और मछली को लिया गया है। सभी लोग जानते हैं कि मछली कहाँ रहती है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो तो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। यानी मछली कहाँ रहती है? मछली रहती है पानी में। और बकरी कहाँ रहती है? बकरी हमारी रहती है ज़मीन पर। यह ज़मीन पर क्या खाती है? घास खाती है, अनाज खाती है। और यह मछली कहाँ रहती है? मछली जल की रानी है, जल में रहती है और कीड़े मकोड़े, काई, इस सब को क्या करती है? अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है विभिन्न परिवेशों में पाए जाने वाले जंतु और पौधे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्रम संख्या 1, 2, 3 में मरुस्थल में कौन कौन पाया जाएगा? ऊंट पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? देवदार का वृक्ष पाया जाता है। मछली कहाँ पाई जाती है? महासागर में। शेर कहाँ पाया जाता है? जंगल में। इस प्रकार से
वाले पेड़ पौधे और जंतुओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब एक चीज़ देखते हैं आप लोग, कैक्टस। इस समय बहुत सारे लोग अपने एरिया में इसको उगाते हैं। ये होता कहाँ है? यह एक्चुअली में होता है मरुस्थलीय ज़मीन पर। मरु का मतलब मर गई, स्थलीय ज़मीन मतलब स्थल पे जो ज़मीन मर गई है। जो मरने से तात्पर्य है वो कैसी है? वह जो है फसल उत्पादन करने में हमारी सहायता जो मिट्टियाँ करती है, यह नहीं करेगी। यह हमेशा जो है मरुस्थल में पाया जाता है। और मरुस्थल में पाए जाने के कारण क्या होता है? इसका जो तना होता है वह मोटा होता है। क्यों मोटा होता है? कि यह जो है पानी को ज़्यादा दिन तक स्टोर रख सकता है। इसलिए इसकी जो पत्तियां हैं वह क्या करती हैं? पत्तियां मोटी हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ देखिए देवदार के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। कितने लंबे लंबे देवदार के वृक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत कम जल उपलब्ध रहता है। ठीक है, शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडे होते हैं। इसलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात के समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थितियों में रह सकते हैं। यह मरुस्थल की बात हो रही है। तो जो ऊँट होता है वह कहाँ रहता है? वह मरुस्थल में रहता है। वह नॉर्मल ज़मीन पर भी रह सकता है, लेकिन यदि बाकी जानवरों को उसके स्थान पर रख दिया जाए तो वह ज़्यादा दिन तक वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जो है एक ऊँट है रेगिस्तान में रहने वाला और एक ऊँट है लद्दाख में रहने वाला। दोनों में देखिए अंतर क्या है? दोनों का बाल देखिए, दोनों का ये मजबूती देखिए, ये कुबड़ देखिए। इसमें दिया है कि जो गर्मस्थल वाले जो ऊँट होते हैं इनके पैर लंबे होते हैं और खुर क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। ठीक है, और भी कुछ बातें हैं। रेतीली मरुस्थल की रेत में ऊँट जो है बिना धंसे हुए चल सकते हैं। उनका जो चौड़ा पैर है उनको वही सहायता देता है। जबकि और क्या है इसमें? ऊँट क्या करते हैं? ऊँट ऐसे जानवर हैं जो कई कई दिनों तक बिना खाना पानी खाए हुए रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊँटों में कुबड़ पाया जाता है और जब भोजन की कमी होती है ना तो जो ऊँट हैं वही अपने क्या करते हैं? कुबड़ को यूज करते हैं। ठीक है, और जो मरुस्थल में पाया जाने वाला ऊँट है उसके दो कुबड़ होते हैं। ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अत्यधिक भोजन की उपलब्धता नहीं होती है। उस समय उन्हें कुबड़ों में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। ठीक, उनके सिर से लेकर गर्दन तक के निचले भाग तक बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं जो लद्दाख जैसे बर्फीली मौसम में उन्हें जीवित रहने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे आइए। ये देखिए होता है जिसका नाम है बुरांश। ये क्या करता है? इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये क्या कहाँ पाया जाता है? यह एक लड़का है, वो चर्चा कर रहा है। वो गया हुआ था नीलगिरी। नीलगिरी के 16 वन। नीलगिरी कहाँ है जी? तो नीलगिरी है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों की सीमा पर स्थित है। लेकिन इसका जो अधिकांश हिस्सा है वह कहाँ आता है? तमिलनाडु में आता है। तो वो बता रहा है कि जो बुरांश होता है यानी कि रोडोडेंड्रॉन, ये एक प्रकार का पौधा पेड़ होता है। उसने बताया कि वहाँ पे इसकी ऊंचाई कम होती है और उसके जो पत्ते होते हैं छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज़ हवाओं में जीवित रह सके। लेकिन एक और लड़की है सिक्किम की, उसने बताया कि नहीं, मैंने तो देखा है कि हमारे यहाँ जो बुरांश के पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? वो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि वह लंबे होंगे तो वहाँ पे
अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे चलते हैं एक चीज़ और पढ़ लेते हैं और उसका नाम है अनुकूलन। अनुकूलन से हमारा क्या तात्पर्य है जी? अनुकूलन से हमारा तात्पर्य यह है कि हम जहाँ जिस क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी एक विशेषताएं होती हैं और सभी पेड़ पौधों को भी उस विशेषता को ग्रहण करना होता है। यानी कि कहने का ये तात्पर्य है या जंतु हो, उनके अंदर एक विशेष प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो जहाँ रहते हैं वहाँ उनको रहने के लिए सक्षम बनाती हैं। ये विशिष्ट विशेषताएं जो है जंतुओं को या पेड़ पौधों को विशेष क्षेत्र में जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती हैं, जिसे हम अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात प्रश्न आता है कि आवास किसे कहते हैं? तो आवास का मतलब ये होता है कि वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं वही उनका क्या कहलाता है? वही उनका आवास कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए समुद्री कछुआ है, उसका आवास कहाँ रहेगा? तो समुद्र में रहेगा। ऊँट का आवास कहाँ रहेगा? गर्म या ठंडे जगह पे होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बुरांश का आवास है वह पर्वतीय क्षेत्र है। यानी सबका अपना अपना कोई न कोई क्षेत्र जरूर है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और वैज्ञानिक जिनका नाम है सालिम अली, उनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1896 में हुआ था, 1896 में, और 1987 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, इनको क्यों याद किया जाता है? तो इन्होंने किया क्या कि उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और भारत का भ्रमण करने के बाद जितने प्रकार की पक्षियाँ होती हैं उन्होंने उसकी एक सूची तैयार की। ठीक है, और इसी कारण इनको भारत का पक्षी मैन कहा जाता है। प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का पक्षी मैन कौन है? तो हम क्या जवाब देंगे? सालिम अली। इसको नोट कर लीजिए आप लोग अलग से। सालिम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पक्षियों की सूची तैयार की और उनके यात्रा मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया। ठीक है, उन्होंने पंछियों के अधिक विविधता वाले क्षेत्रों को अंकित किया और उन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए इन्होंने उपाय किए। बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान में इन्होंने इसको बताया, जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राजस्थान और रंगनाथपट्टी पंछी अभयारण्य, मंड्या कर्नाटक। ठीक है, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। इनको जो है सन 1976 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं जो हमारे जीव जंतु हैं उनके रहने के लिए कुछ आवास होते हैं या वो कहाँ कहाँ रह सकते हैं। अब इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी जीव जंतु 3 जगह रह सकता है, या तो वो जल में रहेगा, या वह स्थल पे रहेगा, या दोनों में रहेगा। 3 टाइप के होते हैं, जलचर, थलचर और उभयचर। जलचर में वो जीव जंतु आते हैं जो केवल और केवल जल में रहते हैं, जैसे मछली है, व्हेल है। ठीक है, उसके बाद दरियाई घोड़ा है। ये सब क्या हैं? ये सब जो हैं जलचर हैं। और थलचर में क्या आएगा? गाय, भैंस, बकरी। इसके बाद सांप जो है वह पानी में भी आता है लेकिन वो उसके रहने का स्थान नहीं है। ठीक है, तो स्थल में ये सब आ जाएंगे। और उभयचर का मतलब हो गया कि जो पानी में भी रहे और कहाँ रहे? स्थल पर भी रहे। जैसे हमारे मेढक हैं। मेढक कहाँ रहते हैं? मेढक पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं।
कछुआ, कछुआ भी उभयचर है। वह कहाँ रहता है? वह जल में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। ठीक है, हम लोग अगली कड़ी की तरफ और एक चीज़ जानने का प्रयास करते हैं कि हुआ क्या था कि सन 1973 ईस्वी में जो बंगाल टाइगर्स हैं उनकी संख्या धीरे धीरे घटनी प्रारंभ हो गई। तो जब यह घटनी प्रारंभ हो गई तो सरकार ने क्या किया कि सन 1973 में एक प्रोजेक्ट चालू किया जिसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट। और टाइगर प्रोजेक्ट काहे लिए था? चीतों के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो और बाद में फिर 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना का प्रारंभ किया गया। इसी से जो है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जो और गोंडवाना के आवासों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। किसके लिए? बाघों के लिए। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा चैप्टर और यह आज का चैप्टर समाप्त होता है। और अगले वीडियो में हम लोग इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।